नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो छोटा सा शब्द है G20। ये किसी लेकिन सागर से कम नहीं है। चलिए आज हम शुरू करते हैं G20 के बारे में। सभी को पता है G20 अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि मेहनत का फल मीठा नहीं होता बल्कि स्वर्गिक होता है। कभी कभी मेहनत से ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। यही समझदारी का प्रयोग किया भारत ने G20 सम्मेलन के दौरान, या यूं कहिए कि ये मेहनत थी अमिताभ कांत और उनकी कोर टीम की, जिनको आप नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जानते होंगे। आज उनकी मेहनत पूरे विश्व में शोर मचा रही है। इसी से प्रेरणा लेते हुए आपसे भी 4 लाइनें कहना चाहूँगी कि मंजिलें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होते हैं। इसलिए निडर और मेहनती बनिए और हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, जो भी होगा देख लेंगे, जिंदगी की हर जंग जीत लेंगे। G20 का सफल आयोजन शेरपा अमिताभ कांत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले साल अमिताभ कांत जब नीति आयोग के CEO पद से हटे थे, तभी से उनके बारे में चर्चा थी कि सरकार उन्हें कोई अहम भूमिका देगी। चर्चा सही साबित हुई। प्रधानमंत्री जी ने अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट अमिताभ कांत को शेरपा बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी, जिनमें वे पूरी तरह खरे उतरे। G20 के शेरपा के रूप में उन्होंने आयोजन के लिए सैकड़ों बैठकें की। उसका परिणाम पिछले 2 दिनों में बखूबी सबने देखा ही होगा। उन्होंने इसका श्रेय अपनी कोर टीम को भी दिया। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये घोषणा पत्र तय कैसे हुआ। G20 में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाने के लिए कूटनीति के मास्टर स्ट्रोक की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने ये घोषणा पत्र की पृष्ठभूमि कैसे तैयार करी या कैसे रखी। उन्होंने कहा, हम 9 महीनों से संघर्ष कर रहे थे। फिर एक दिन एक बैठक में हम सिर्फ प्लेन स्क्रीन ले गए और 15 बेसिक प्रिंसिपल्स यानी हिंदी में कहे तो मूल सिद्धांत उस पर लिख दिए। इसके बाद सारे शेरपा ने इसमें हिस्सा लिया, अपने विचार रखे और इस तरह आगे बढ़ाया गया। इससे पहले नई दिल्ली घोषणा पत्र के लिए 15 ड्राफ्ट तैयार हुए थे। भारतीय पक्ष का जोर विकास के मुद्दों पर था और आखिरकार भारतीय पक्ष ने G7 देशों के साथ बातचीत में कामयाबी हासिल की। आखिरी कोशिश रूस और चीन को साथ लाने पर की गई, जिसमें कामयाबी के बाद ड्राफ्ट सामने आया। हालांकि इसके बाद भी एक परीक्षा थी कि लीडर इस ड्राफ्ट को स्वीकार करते हैं या नहीं। इस लेवल पर PM मोदी की भूमिका सबसे अहम हो गई। दूसरे देशों को कहा गया था कि हम इस पर डॉक्यूमेंट पर स्प्लिट पैराग्राफ या फुटनोट स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर सिर्फ आम सहमति ही होनी चाहिए। अब जो ये सर्वसम्मति से ये जो स्वीकार किया गया ड्राफ्ट, ये G20 समिट से हमें क्या हासिल हुआ? भारत को 5 पावर पंच हासिल हुए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। पहला, हमें ये हासिल हुआ है कि ग्लोबल साउथ को मान्यता मिली है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प विकसित और अविकसित देशों को लगातार प्रमोट किया है। कुछ मौक़ों पर मोदी जी इस बात को अति महत्वाकांक्षा भी कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अभी ग्लोबल साउथ का समय आने में वक्त लगेगा, लेकिन भारत में G20 सम्मेलन में ही यह साबित हो गया है कि ग्लोबल साउथ का वक्त आ चुका है। पूरी समिट में सैकड़ों बार उन पक्षों ने भी इस शब्द को स्वीकार किया जिन्हें पहले ग्लोबल साउथ की अहमियत पर संदेह था। इस G20 सम्मेलन का यही सबसे बड़ा हासिल रहा। इसी क्रम में भारत स्वाभाविक रूप से ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनकर उभरा है। नेक्स्ट जो हमें पावर पंच के रूप में हमें मिला है, भारत को मिला है, वो है मध्यस्थता की हैसियत मिल गई है हमें। जब से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है, भारत ने इनमें से किसी एक का पक्ष लेने के बजाय खुद की मध्यस्थ की हैसियत बनाए रखी, लेकिन इस पर कोई गंभीर सवाल भी उठे। साथ ही किसी बड़े मंच पर ऐसा मौका नहीं आया था जहां भारत अपने इस रुख को साबित कर सके। लेकिन G20 समूह में जहां एक ओर अमेरिका और यूरोपीय देश है, दूसरी ओर चीन व रूस जैसे देश भी हैं,
वहाँ भारत न सिर्फ संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा, बल्कि सम्मेलन की समाप्ति के बाद दोनों ध्रुव विरोधी पक्षों ने भारत की भूमिका को आत्मसात भी किया। इस सम्मेलन के बाद अब भारत स्वाभाविक मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट जो पावर पंच हमें मिला है वो है मोल भाव की क्षमता हमारी बढ़ गई है। शिखर सम्मेलन के बाद भारत की दुनिया में मोल भाव की क्षमता बढ़ेगी। भारत ऐसे चंद देशों में से है जो G20 का सदस्य होने के साथ ब्रिक्स का मेंबर भी है, क्वाड का भी हिस्सा है। इसके अलावा भारत कई अन्य ग्लोबल पहल का भी हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें ऐसे समूह हैं जो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। इन सभी में भारत का सक्रिय हिस्सेदारी होने से अब भारत की तोल मोल यानी बार्गेन क्षमता जो है वो बढ़ सकती है। इसका लाभ बड़ी ग्लोबल डील में अपनी शर्तें मनवाने में मिल सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा था। नेक्स्ट हमारा पावर पंच है चीन सऊदी का विकल्प। इस सम्मेलन में भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। बीते कुछ वर्षों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्लोबल मनमानी की कोशिश की है और इसका उपयोग अपने विस्तारवादी कार्यक्रम के लिए किया है, लेकिन चीन को चेकमेट करते हुए BRI की तर्ज पर, BRI अगर हम बोले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तर्ज पर, भारत ने समांतर रूप से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करवा दी। इसी तरह तेल बाजार में ओपेक देशों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान भी कर दिया। इन दो पहलों पर दुनिया भर में व्यापक असर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा पावर पंच है, यह भारत का अब जो समय शुरू हुआ है या टाइम कहें हम, वो भारत का शुरू हुआ है। कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत न सिर्फ कहता आया है कि उसका टाइम आ गया है, बल्कि तमाम विकासशील देशों के हितों की आवाज़ के रूप में भी उभरा है। उसका क्लाइमेक्स इस सम्मेलन में दिखा। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे देश तमाम विकसित देशों के सामने न सिर्फ मजबूत बनकर उभरे, बल्कि संदेश देने में भी सफल रहे कि अब कोई एजेंडा एक तरफा तय नहीं होगा। भारत ने बहुत ही विनम्रता से विकसित देशों को उनके लिए एक तरफा फैसला नहीं लेने का गंभीर संदेश भी दे डाला है। तो अब हम आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से G20 किस प्रकार इम्पॉर्टेंट है या किस तरह से इसमें क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ G20 के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो कि हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको इसमें मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इसलिए पूरी जो वीडियो है वो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। शायद ही इस एक वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, तो इसीलिए यही एक ये वीडियो है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्र बैंक गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये सब हम सभी जानते हैं। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में शुरू होने वाली 25वीं साल की अवधि है। 18वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये सभी जानते हैं। शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन था। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया गया, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई। प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता बताई गई।
तो अब पहला प्रश्न ये उठता है कि जो G20 है इसकी स्थापना या स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने की गई थी। G20 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर भाग लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। अंग्रेजी में कहे तो इट प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हम सभी को पता है कि भारत 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। इसका थीम या विषय कहें तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, अंग्रेजी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन कमीशन और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। G20 अर्थव्यवस्था है सकल विश्व उत्पाद, जिसे हम GWP भी कहते हैं, का लगभग 85% हिस्सा है। अगर बात करें विश्व व्यापार की यानी वर्ल्ड ट्रेड की, तो लगभग ये 80% इसका हिस्सा है। G20 अर्थव्यवस्था दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। G20 का पहला शिखर सम्मेलन USA वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। भारत की अध्यक्षता को मिलाकर बात करें तो आज तक G20 के टोटल 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। G20 की अध्यक्षता करंट, इमीडिएट, पास्ट या फ्यूचर में मेज़बान देशों से भी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। फिलहाल ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील है। अब बात करते हैं G20 के लोगों की कि लोगों की जो प्रेरणा क्या है। तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है और यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत भी लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको अवगत करा दूं कि G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। यह मेज़बान देश के साथ बदलता रहता है। G20 की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें शामिल है अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। G20 में सदस्य देशों की जो संख्या है वो 19 देश हैं और 2 संघ हैं, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन है और जो अभी जो संघ जुड़ा है वो अफ्रीका का है। नेक्स्ट है 2024 में G20 बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वो ब्राज़ील करेगा। शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता थी वो अमिताभ कांत जी ने की थी, जिनके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि शेरपा किसे कहते हैं, तो उनके लिए बता दूँ कि एक शेरपा एक राज्य या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन तैयार करता है। 2023 G20 सम्मेलन में अगर बात की तो वो 9 है, यानी 9 गेस्ट कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। G20 समिट के आयोजन स्थल, जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया है, उसकी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे यानी प्रवेश द्वार पे नटराज की मूर्ति लगाई गई थी। भारत की G20 की अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गई, जहां विकास को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिकता दी गई। अब 20 सदस्य देश हैं, तो प्लीज़ अब जो संघ अभी जुड़ा है उसको मिलाकर 21 सदस्य हो गए हैं, तो जिसमें 19 देश हैं और 2 संघ हैं। तो ये जो जानकारी है वो आधिकारिक है।
आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुइए। 9 अतिथि देश हैं और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख एक साथ G20 सम्मेलन नई दिल्ली में आए थे, विश्व के उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने। इन संकल्पों के साथ, और क्या थे वो संकल्प? 3 संकल्प थे बेसिक। एक, पृथ्वी एक रूप में हरित पहल को बढ़ावा देना। दूसरा, एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, एक बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित करना। नेक्स्ट है आपका कि हम सभी जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का 10 सितंबर को आखिरी दिन था। G20 समिट के पहले दिन ही नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति हो गई थी, जो कि एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया। जो सम्मेलन हुआ उसके पहले दिन का जो सत्र था, वन अर्थ, मतलब जो पहला दिन था उसको नाम दिया गया वन अर्थ के नाम से, और दूसरे सत्र को जो नाम दिया वो वन फैमिली पर आधारित था। आइए अब आपको बताती हूँ कि 83 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र में अहम बातें कौन कौन सी थी। घोषणा पत्र की ये समरी आप कह सकते हैं कि 10 बड़ी बातें इसमें थी। तो 10 बड़ी बातें 83 पॉइंट्स में या 83 पैराग्राफ्स में अगर बोले तो ये समरी है। 10 जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी। G20 पहला था कि G20 समूह ने कहा कि मजबूत, दीर्घकालीन, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा और सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को लागू करने की दिशा में काम होगा। दूसरा था, घोषणा पत्र में कहा गया कि हम शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं और नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूपों समेत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं। नेक्स्ट थर्ड था इसमें, नई दिल्ली G20 लीडर घोषणा पत्र में कहा गया कि हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे ना छूटे। हम 2030 एजेंडा में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रयासों की सराहना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस घोषणा पत्र में रूस के विदेश मंत्री की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेन युद्ध का जिक्र है। रूस और उसके समर्थक देशों की मौजूदगी में यूक्रेन युद्ध की निंदा की गई। पश्चिमी देशों और रूस के बीच भारत ने मध्यस्थता की, जो कोई नहीं कर पाया अभी तक। G20 ने अपने संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव ARES 77-318 विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, घोषणा पत्र में कहा गया कि हम विकसित देशों से अपनी संबंधित ODA प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा करने का आह्वान करते हैं। घोषणा पत्र में नेक्स्ट में कहा गया कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों के रूप में योगदान देने के लिए निर्णय निर्माताओं के रूप में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी और सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो था घोषणा पत्र में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था घोषणा पत्र में कहा गया कि G20 अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना और इसके जारी रहने का स्वागत करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में है कि हम डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादक लाभ को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी G20 नीति सिफारिशों का समर्थन करते हैं। आखिरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इसके साथ ही नई दिल्ली घोषणा पत्र में निजी व्यवसाय को लेकर कहा गया कि हम सतत विकास को गति देने और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे कुछ को लगेगा कि शायद ये बात छोटा टॉपिक है, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन से ऐसे बिंदु हैं या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बाइडेन का स्वागत किया तो पीछे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर की तस्वीर नजर आ रही थी। मोदी जी ने चक्र के बारे में जो बाइडेन को जानकारी देते हुए भी दिखे वो। अब थोड़ा जान लीजिए कि कोणार्क चक्र पहली बार 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। ये चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, यहाँ की सभ्यता और स्थापत्य कला को दर्शाता है। माना जाता है कि कोणार्क चक्र के घूमने की तुलना काल चक्र से की जाती है और इसे आगे बढ़ने और बदलाव के रूप में देखा जाता है।
दूसरा है आपका आखिरी दिन दुनिया भर के नेता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी पहुंचे थे। इस दौरान पृष्ठभूमि में बापू कुटी का चित्र दिख रहा था। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित बापू कुटी 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी जी के निधन तक उनका निवास स्थान हुआ करता था। तो बापू कुटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़रूर आ सकते हैं। आप सभी ने हेडलाइंस में सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि G20 में अब अफ्रीका यूनियन को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एक संघ है, तो अब G20 में 19 देश और 2 संघ इसके सदस्य हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट की थी। तो आपका ये ध्यान रखना होगा कि भूकंप कहाँ आया था, मोरक्को में आया है भूकंप। और आपको जानकारी दे दूं कि 200 से भी ज़्यादा जानें वहाँ चली गई हैं। इस भूकंप से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। ये पहली बार या जब G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों का दबदबा नहीं दिखा। अमूमन G20 में G7 यानी अमीर पश्चिमी देश हावी रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत और विकासशील देशों ने ये पहले ही जता दिया था कि रूस यूक्रेन के मुद्दे को इस पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इंडोनेशिया में हुए पिछले G20 सम्मेलन में अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के दबदबे की वजह से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रूस की निंदा की गई थी। बड़ी बात ये थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने इस यथार्थ को मंजूर किया और उन्होंने इस पर बहुत जोर नहीं दिया। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश की उपलब्धि कही जाएगी। हम सभी को ये ज्ञात है कि यूक्रेन इससे नाराज हुआ और उसका ऐसा होना लाजमी भी था। यूक्रेन पूरा जोर लगा रहा था कि इस सम्मेलन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए या फिर उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूक्रेन का मुद्दा नहीं चला। इसके बजाय हमें कोविड के बाद की दुनिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन और वैश्विक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जो आज की आर्थिक चुनौतियों से भरी दुनिया के लिए बिल्कुल मुफीद मुद्दे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।